हाय गाइस, मैं प्रशांत आपका अपने इस यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का केमिस्ट्री पार्ट 2 का एक चैप्टर है जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट के बाद में पढ़ाया जाता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट के बाद में पढ़ाने का रीज़न ये है क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट के बेसिक्स के ऊपर में या डी ब्लॉक एलिमेंट के ऊपर में ये चैप्टर बेस होने की वजह से इसको पढ़ाया जाता है। तो इसमें जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं उनमें एक टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की, और कॉम्प्लेक्स ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं। तो इसके लिए आपको डी ब्लॉक एलिमेंट के बहुत सारे बेसिक्स भी ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। डोंट वरी, हम लोग इस चैप्टर को डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। मैं अपने इस वीडियो में आपको चलते चलते मैं बताऊंगा सामने, और इस वीडियो लेक्चर के बाद में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आते रहेंगे जो आपको इस चैप्टर के बारे में नेक्स्ट अगला जो पोर्शन है वो मैं उसमें डिस्कस करूँगा। तो मेरे साथ बने रहिए आप। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिस्कस करूँगा और समझाकर बताऊँगा। तो इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट में एक पर्टिकुलर टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की। क्यों होती है? तो सबसे पहला रीज़न उसका होता है स्मॉल एटॉमिक साइज़। ठीक है, एटॉमिक साइज़ छोटा होने की वजह से वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। अब स्मॉल एटॉमिक साइज़ का मतलब क्या है? जैसे कि हम लोग किसी चीज़ को किसी और चीज़ से जब हम लोग कंपेयर करते हैं तभी हम लोग बोल सकते हैं कि वो चीज़ छोटी है या बड़ी है। एग्जैक्टली। तो वैसे ही उस हमको पता है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो एटम की रेडियस बढ़ती है, एटम का साइज़ बढ़ता है। लेकिन इस केस में कैसा होता है कि इसका एटॉमिक नंबर बढ़ता है लेकिन एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज़ कम होता जाता है। तो वो एक रीज़न है कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के लिए, क्योंकि जितना एटॉमिक साइज़ कम रहेगा उतना वो न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो उतने न्यूक्लियस के करीब रहेगी, उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके ऊपर में ज़्यादा रहेगा। तो ये एक रीज़न है उसके पीछे। दूसरा, एक हाईली चार्ज आयन होने की वजह से। अब हाईली चार्ज आयन का क्या मतलब है? हमने जैसे कि चलो एक एग्जांपल लेते। पीरियोडिक टेबल में थर्ड पीरियड की अगर बात करें तो सोडियम से शुरुआत होती है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड सो ऑन, जैसे कि एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसमें हमने देखा है कि सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, +1 है। तो जैसे उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से होता है। मैग्नीशियम का +2 है क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। एल्यूमिनियम का +3 है क्योंकि वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। लेकिन बाद में जब आती है बारी सिलिकॉन की तो सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको ऑक्टेट पूरा करना है। वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है तो वैसे वैसे उसके ऊपर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, और जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालते जाते हैं उसके ऊपर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिलिकॉन। इसका मतलब वो क्या करेगा? तो वो शेयर करेगा, वो 4 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करेगा। तो वैसे ही इसमें ये मेटल्स हैं, ये मेटल्स है तो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने अभी तक के देखा कि 3 इलेक्ट्रॉन के ऊपर में जनरली डोनेट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स तक के डोनेट होते हैं। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 तक के जाता है, और +7 मतलब बहुत ज़्यादा चार्ज हो गया। तो इस तरीके से ये बन जाते हैं हाईली चार्ज आयन, और हाईली चार्ज आयन की वजह से ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसको एंटिटीज़ जुड़ते हैं। वैसे ही तीसरा पॉइंट आता है उसमें, वैकेंट ऑर्बिटल जो होता है इसमें वो डी ऑर्बिटल होता है। और ये वैकेंट ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल जो होता है उसकी एनर्जी लो होने की वजह से ये डोनर से आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि नाइट्रोजन का एग्जाम्पल ले लो। नाइट्रोजन जब अमोनिया में 3 हाइड्रोजन के साथ में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, लेकिन उसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन पेयर फिर भी बची रहती है, उसकी खुद की इलेक्ट्रॉन पेयर। उसको हम लोग कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। खुद की इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये वैकेंट डी ऑर्बिटल जो होता है उसकी एनर्जी लो होने की वजह से उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है। उसके वजह से ये
कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है। और हम लोग देखेंगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्चुअली कैसे फॉर्म होता है, तो उस समय मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ये एक थर्ड पॉइंट हो गया इसका कि ये कॉम्प्लेक्स क्यों फॉर्म करते हैं। ठीक है, अभी ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है ये सबसे पहले एडिशन कंपाउंड में आता है। एडिशन कंपाउंड का एक टाइप है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो एडिशन कंपाउंड क्या है, एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या होते हैं। तो ये कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं, हमने देखा है कि आज तक कि कंपाउंड जो फॉर्म होता है वो दो एलिमेंट के मिलने की वजह से फॉर्म होता है। जैसे कि सोडियम मिला, क्लोरीन मिला, तो सोडियम और क्लोरीन मिलके बनाया सोडियम क्लोराइड NaCl, ये एक कंपाउंड हो गया। लेकिन किसकी वजह से बना, दो एलिमेंट के मिलने की वजह से बना। जैसे कि Na+Cl, हमको क्या मिला, NaCl। ठीक है, लेकिन एडिशन कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि दो या दो से ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड के मिलने के वजह से बने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप KCl, MgCl2 और 6H2O, मतलब H2O, वहाँ पे ये तीनों स्टेबल कंपाउंड है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है। पोटेशियम क्लोराइड बहुत ज़्यादा स्टेबल है, NaCl से भी ज़्यादा स्टेबल है। मैग्नीशियम क्लोराइड और H2O ये भी स्टेबल है। लेकिन ये तीनों मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शन में ऐड होकर बनाते हैं एक नया कंपाउंड जिसको हम लोग कहते हैं कार्नेलाइट। ठीक है, जिस कार्नेलाइट का फॉर्मूला होता है KCl, MgCl2 और 6H2O। तो ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ, ये कंपाउंड जो बना ये एलिमेंट से नहीं बना, तो ये दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड के मिलने की वजह से बना। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं एडिशन कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ठीक है, तो एडिशन कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, एक होता है डबल सॉल्ट और दूसरा होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो हम लोग इसमें पढ़ने ही वाले हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम लोग इसमें पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन साथ साथ में हम लोग इस डबल सॉल्ट को देख लेते हैं कि एग्जैक्टली ये डबल सॉल्ट होता क्या है। तो हम लोग पहले डबल सॉल्ट को देखेंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोग अभी देखेंगे कि डबल सॉल्ट क्या होता है। तो डबल सॉल्ट, एक्चुअली डबल सॉल्ट जो होता है वो दो या दो से ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड के मिलने की वजह से बनेगा। लेकिन जब उसको हम लोग पानी में डिज़ोल्व करेंगे, वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, तो डिज़ोल्व होने के बाद में वो दो अलग टाइप के हमको आयंस देगा। जैसे कि डबल सॉल्ट की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, दीज आर द एडिशन कंपाउंड एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट। ये हमेशा सॉलिड स्टेट में रहेंगे, लेकिन ये अपनी आइडेंटिटी लूज करते हैं जब हम लोग इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद में आपको दो अलग अलग टाइप के आयंस मिलेंगे, डिसोसिएट होगा, ये वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। जैसे कि सोडियम क्लोराइड को आप वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो डिसोसिएट होगा, आपको NaCl देगा, और आप उस पर से डिसाइड कर सकते कि ये जो वाटर है, इस वाटर में सॉल्यूशन जो है, इस वाटर का जो सॉल्यूशन बना है उसमें सॉल्ट मिला हुआ है NaCl, ये आप बोल सकते हैं। लेकिन जब हम लोग डबल सॉल्ट को मिक्स करते हैं तो आपको आयंस मिलेगा K पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। यू कैन नॉट डिसाइड दैट विच सॉल्ट इज प्रेजेंट इन द वाटर। आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा सॉल्ट पानी में प्रेजेंट है, कौन सा सॉल्ट वाटर में प्रेजेंट है। इसका मतलब उसने अपनी आइडेंटिटी खो दिया। और जब वो सॉलिड स्टेट में रहेगा तो वो क्रिस्टल लैटिक्स में रहेगा, वो अपनी आइडेंटिटी उस समय मेंटेन करके चलेगा। लेकिन जैसे हम लोग उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट्स होगा वाटर में, और डिसोसिएट्स होने के बाद में वो अलग अलग आयंस देगा जिस पर से हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि वो कौन सा सॉल्ट है। उस वजह से हम लोग इसको कहते हैं कि वो अपनी आइडेंटिटी यहाँ पे लूज कर देता है। तो ये कहलाए जाते हैं डबल सॉल्ट, इसको हम लोग कहते हैं डबल सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जैसे हम लोगों ने इसमें वाटर में डाला इसको, तो इसने हमको K पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन दिया। ठीक है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में ऐसा नहीं होता। तो ये क्या है, ये भी एक एडिशन कंपाउंड ही है। लेकिन अब हमने पढ़ा कि डबल सॉल्ट अपनी आइडेंटिटी लूज करते हैं, तो ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता है। जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसकी मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दी है। वो अगर फ्रेंड्स आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप डायरेक्टली इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसके नोट्स ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको अपने कॉपी में लिख सकते हो।
ये एज अ नोट्स आपके काम में आएंगे, जब भी आप इसको प्रिपेयर करोगे तब आपके काम में आ जाएगा ये। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की? द एडिशन कंपाउंड डज नॉट लूज देयर आइडेंटिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर और सोल्यूशन आर नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। ठीक है, कुछ एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल है एक K4 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में FeCN/6, जिसको हम लोग कहेंगे पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड बनता है जब हम लोग KCN को एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ऐड करते हैं फेरस सल्फेट के साथ में। सैचुरेशन सॉल्यूशन किसका? सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसका? फेरस सल्फेट का। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन लिखी है, FeSO4 प्लस ट्वाइस KCN गिव्स FeCN/2। लेकिन जो FeCN/2 जो फॉर्म हुआ है वो एक्सेस ऑफ KCN के साथ में अगेन रिएक्ट होगा। ये KCN के साथ में अगेन रिएक्ट होगा और फॉर्म करेगा K4 FeCN/6 जो कि बना पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो जब ये डिसॉल्व होगा वाटर में तो हमको दो अलग आयंस देगा, लेकिन अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा। पोटेशियम फेरोसाइनाइड जब वाटर में डिसॉल्व होगा तो वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, जब हम लोग पोटेशियम फेरोसाइनाइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो डिसॉल्व करने के बाद में हमको मिलेगा K पॉजिटिव आयन और FeCN/6 4 निगेटिव आयन, जिसको हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन क्यों? क्योंकि ये सिंपल आयन नहीं है, ये एलिमेंट का आयन नहीं है। जैसे कि Cl निगेटिव होता है, Na पॉजिटिव होता है, ये उस तरीके का आयन नहीं है। ये कैसा आयन है? तो कॉम्प्लेक्स आयन है, ये सिंपल आयन नहीं है। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। और ये आयोनाइज नहीं होता, ये जो है ये आयन, ये आयोनाइज नहीं होता। आयोनाइज नहीं होता क्यों नहीं होता? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स आयन है। कॉम्प्लेक्स आयन इसीलिए आयोनाइज नहीं होते। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा, क्योंकि आप इसमें आपको दो ही आयन मिलेंगे, एक मिलेगा K पॉजिटिव, एक मिलेगा FeCN/6 4 निगेटिव। तो ये आयन आपको सॉल्यूशन में मिलेंगे और आप डिसाइड कर लेंगे कि ये जो सॉल्ट है इसमें वो क्या है? पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। ठीक है, तो हम लोग अभी देखते हैं कि एक्चुअली ये जो कंपाउंड होते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, ये किस टाइप का होता है। जैसे कि यहाँ पे आप दिख रहे हैं, ये दिस इज M फॉर मेटल। कॉम्प्लेक्स आयन में सेंटर में हमेशा मेटल होता है। मेटल दो चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है, एक जुड़ा हुआ होता है इलेक्ट्रॉन डोनर या लिगेंड से। हम लोग सामने में डिटेल में देखेंगे कि लिगेंड्स क्या होते हैं, लेकिन एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि लिगेंड्स इसमें जो है वो CN/6 ये लिगेंड है। ठीक है, लिगेंड एक ऐसी चीज़ होती है जो कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल आयन को घेर के रखती है। जैसे कि सेंटर कितने होते हैं? किसी भी सर्कल का सेंटर कितना होगा? 1 ही होगा ना। एक सर्कल को एक ही सेंटर होता है। वैसे ही कॉम्प्लेक्स में एक सेंटर होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल मेटल आयन, जो कि है इसमें फेरस। वो एक ही रहेगा, वो दो नहीं रहेंगे। सेंटर को पहचानने का आसान तरीका है। और दूसरी बात ये कि वो मेटल ही रहेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कौन फॉर्म करता है? हमेशा डी ब्लॉक एलिमेंट ही फॉर्म करते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो ये सेंटर ये बाकी 6 CN से जुड़ा हुआ रहेगा, 6 साइनाइड ग्रुप से जुड़ा हुआ रहेगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन डोनर कौन हो गया? इसमें इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया CN, साइनाइड ग्रुप। साइनाइड ग्रुप के पास में एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होती है। उसको जब आयोनाइज करते हैं तो साइनाइड CN निगेटिव ऐसा आयन बनाता है। इसका मतलब उसके पास में एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऑलरेडी प्रेजेंट है, और उसी को हम लोग कहते हैं लिगेंड। जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स में हम लोग उसको लिगेंड कहते हैं। और हमेशा कॉम्प्लेक्स जो होता है वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। हम लोग देखेंगे और सामने की कॉम्प्लेक्स को लिखने के टर्म्स क्या क्या होते हैं वो पढ़ेंगे सामने। ठीक है, लेकिन कुछ पॉइंट हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। साथ में मेटल उसको जुड़ा हुआ रहेगा या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसको जुड़ा हुआ रहेगा। तो मैंने यहाँ पे बोला मेटल। मेटल मतलब यहाँ पे कौन है? ये जो पोटेशियम है, ये पोटेशियम क्या है? यहाँ पे मेटल है। जो मेटल उसको जुड़ा हुआ है इसको हम लोग काउंटर आयन कहते हैं, सामने हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये मेटल जुड़ा हुआ रहेगा, इसीलिए इस मेटल से एक और मेटल जुड़ा हुआ रहेगा बाहर में, जो कि कॉम्प्लेक्स आयन के बाहर रहेगा। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रहेगा मेटल। या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मतलब
अनायन जैसे कि क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, इस टाइप के अनायंस जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, तो हम लोग जैसे कि द कंपाउंड कंटेन्स द कॉम्प्लेक्स आयन इज नोन एज कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेट कंपाउंड, मतलब जिसमें कॉम्प्लेक्स आयन प्रेजेंट होता है उसको कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, ऐसे कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम जो होता है या आयन जो होता है वो अटैच होता है दूसरे आयन से। ठीक है, बियॉन्ड द पॉसिबल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद में बियॉन्ड द पॉसिबल नंबर्स का मतलब क्या है, फेरस का अगर देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर +2 या +3 हमने देखा है, इसका मतलब 3 या 2 ही उससे जुड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 6 साइनाइड ग्रुप उससे जुड़े हुए हैं। साथ में द मेटल एटम और आयन इज लिंक टू एक्स्ट्रा आयन और मॉलिक्यूल बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका मतलब जो मेटल एटम होता है वो, मतलब हम लोग इस एग्जांपल में देखेंगे जो फेरस है, फेरस साइनाइड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, जैसे कि मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ यहाँ पे, जैसे N, यहाँ पे मैंने इसको एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, उसके बाद एक दूसरा हाइड्रोजन जोड़ दिया, उसके बाद एक तीसरा हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो ये बन गया अमोनिया। ठीक है, लेकिन इसके पास में यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक H पॉजिटिव आयन आकर इसको जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये नाइट्रोजन किसके साथ में शेयर करेगा? ये हाइड्रोजन के साथ में शेयर करेगा। तो इस तरीके से नाइट्रोजन और वो जो नया हाइड्रोजन इसको जुड़ा उसमें बन जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है? मैंने आपको इसके थोड़ी देर पहले अभी बताया था। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तभी फॉर्म होता है जब कोई खुद की इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है, मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तभी वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है। हमने बॉन्ड के टाइप देखे हैं। आयोनिक बॉन्ड होता है, जैसे कि NaCl में कौन सा बॉन्ड होता है? आयोनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट होने पे या इलेक्ट्रॉन के डोनेट होने पे वो फॉर्म होता है। ठीक है, उसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, जिसमें आयंस बनते हैं, इलेक्ट्रॉन उसमें डोनेट होता है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की वजह से बनता है, जैसे कि कार्बन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ और कोवैलेंट बॉन्ड बना। कोवैलेंट बॉन्ड के दो टाइप होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, वॉट एवर इट में भी। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक तीसरा बॉन्ड है जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होने की वजह से बनता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड ही है, लेकिन इसमें खुद के इलेक्ट्रॉन, इसमें दो एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होते, तो इसमें एक सिंगल एलिमेंट, इसमें एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन पेयर, इसमें एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन पेयर वो शेयर करता है दूसरे एंटिटी के साथ में या एलिमेंट के साथ में, उसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हुई किसके साथ में? H पॉजिटिव आयन जो था, H पॉजिटिव आयन किसके पास में आया? नाइट्रोजन के पास में आया। ठीक है, तो H पॉजिटिव है, इसका मतलब उसके पास में इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। वो नाइट्रोजन के पास में आया, अभी उसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्यों? क्योंकि अभी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो गई, जो कि नाइट्रोजन के पास में भी है और हाइड्रोजन के पास में भी है। तो इस वजह से ये भी सेटिस्फाइड हो गया और इस वजह से ये नाइट्रोजन भी सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, और यहाँ पे बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को शो करने का तरीका ये है, हम लोग एरो दिखाते हैं ऐसे। ठीक है, अब एरो मैंने किधर दिखाया? हाइड्रोजन की तरफ में। इसका मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने शेयर किया? नाइट्रोजन ने। किसके साथ शेयर किया? हाइड्रोजन के साथ। तो जिसके साथ शेयर करते हैं उसकी तरफ में एरो हो। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ टर्म्स यूज़ होते हैं, वो हम लोग अभी देखेंगे कि टर्म्स यूज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या टर्म्स यूज़ होंगे वह कुछ इस तरीके से मैंने इनलिस्ट करके रखा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसके नोट्स अपने लिए रख सकते हैं ताकि आपके काम में आ जाएगा। जैसे कि कुछ टर्म्स, द टर्म्स यूज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स आयन और कोऑर्डिनेट आयन या कोऑर्डिनेट एंटिटी या कोऑर्डिनेट स्फीयर। मतलब कॉम्प्लेक्स आयन जो मैंने अभी आपको बताया था, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जो होता है कॉम्प्लेक्स आयन, तो
वो कॉम्प्लेक्स आयन, उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं, उसको हम लोग कोऑर्डिनेट आयन कहते हैं, या फिर उसको हम लोग कोऑर्डिनेट एंटिटी भी कहते हैं, या फिर हम लोग उसको कोऑर्डिनेट स्फीयर भी कहते हैं। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जो टर्म होती है उसको कोऑर्डिनेट स्फीयर, कोऑर्डिनेट एंटिटी, कोऑर्डिनेट आयन या कॉम्प्लेक्स आयन हम लोग कहते हैं। तो इसमें सेंट्रल एटम या आयन जो होता है वो लिगेंड के साथ में अटैच होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। पहला पॉइंट, इट कंटेन्स द सेंट्रल एटम और आयन विच इज अटैच टू द लिगेंड आर कलेक्टिवली नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यहाँ पे कॉपर जो है वो अमोनिया से जुड़ा हुआ है, किससे? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से। तो यहाँ पे अमोनिया कौन बन गया? लिगेंड बन गया, और हमारा कॉपर जो है वो बन गया सेंट्रल आयन, सेंट्रल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। उसके बाद में ये जो कॉम्प्लेक्स आयन होगा, ये कॉम्प्लेक्स आयन एक तो पॉजिटिव चार्ज होगा या निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये कॉम्प्लेक्स आयन जो है ये निगेटिव चार्ज है, 3 निगेटिव चार्ज इसके ऊपर में है। इसमें मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर में निगेटिव चार्ज दिया है, मतलब ये पूरे कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर का चार्ज है। एक तो पॉजिटिव चार्ज होगा या निगेटिव चार्ज होगा, या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा। ये जो पार्ट है कॉम्प्लेक्स आयन का, ये पार्ट एक सिंगल यूनिट की तरह अभी बिहेव करता है, और जनरली हम लोग इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं, और ये नॉन आयोनाइजेबल रहता है, ये आयोनाइज नहीं होता। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि जब आयंस मिले थे हमको, तो एक पोटेशियम मिला था और दूसरा हमको फेरोसाइनाइड हमको मिला था। तो फेरोसाइनाइड आयोनाइज नहीं हुआ था, वो कंप्लीट एक आयन हमको मिला था। तो वैसा ये आयोनाइज नहीं होता, ये एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करता है, और इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में रखते हैं। तो यहाँ पे हमारा कॉपर 2 पॉजिटिव जो है ये किसको लिंक है? NH3 को लिंक है। तो NH3 क्या हो गया? हमारा लिगेंड हो गया, ठीक है। किससे लिंक है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लिंक है, ठीक है। उसके बाद में दूसरी टर्म, सेंट्रल एटम और सेंट्रल आयन और सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन। अभी तो आप समझ ही गए होंगे, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो ये चलो फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, सेंट्रल एटम, सेंट्रल आयन या सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या होता है। तो इसमें जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है, मेटल कॉम्प्लेक्स आयन जो होता है, ठीक है, तो इसको जैसे कि इन कॉम्प्लेक्स आयन द मेटल एटम और कटायन इज अटैच टू नंबर ऑफ आयन और ग्रुप, मतलब लिगेंड्स थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब मेटल एटम, या उसको हम लोग कटायन भी कहते हैं। कटायन कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। तो मेटल एटम या कटायन, ठीक है, या फिर मेटल आयन हम लोग उसको बोलेंगे, जो नंबर ऑफ आयन या ग्रुप से अटैच होता है, जो नंबर ऑफ ग्रुप से अटैच होता है या नंबर ऑफ आयन से अटैच होता है। तो ग्रुप कौन सा हुआ? जैसे कि ऊपर के एग्जांपल में देखो अमोनिया, वो ग्रुप हो गया, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लिगेंड्स कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि जो सेंट्रल मेटल एटम को अटैच होते हैं उसको हम लोग लिगेंड कहते हैं, थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन अ डेफिनाइट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट। हाँ फ्रेंड, इसकी एक ज्योमेट्री भी होती है, डेफिनाइट ज्योमेट्री भी होती है, वो हम लोग चैप्टर के आगे में देखेंगे। जो चैप्टर में हमको दिया है हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ होता है एक ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में, उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन कौन हुआ? देखिए यहाँ पे नीचे में 2 एग्जांपल्स है, तो आपको पहचानना पड़ेगा अभी सेंट्रल मेटल आयन कौन हुआ यहाँ पे जैसा कि निकेल और अमोनिया। तो यहाँ पे निकेल 2 पॉजिटिव, ये हो गया हमारा सेंट्रल एटम, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो फेरोसाइनाइड FeCN/6, इसमें हमारा Fe3 पॉजिटिव एक सेंट्रल एटम हो गया, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर में 3 निगेटिव चार्ज है, इसीलिए Fe का ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो 3 पॉजिटिव होगा। हम लोग देखेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो गाइस, अभी तीसरी टर्म बनती है काउंटर आयन। अब काउंटर आयन क्या होगा? काउंटर आयन जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है। इट मे बी पॉजिटिव और निगेटिव, वो पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है। उसके बाद पॉजिटिव आयन को हमेशा हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट साइड में रखते हैं। पॉजिटिव आयन को कहाँ रखते हैं? तो स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट साइड में। और जो निगेटिव आयन जो होता है उसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के राइट साइड में रखेंगे। देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कौन है? फेरोसाइनाइड। तो इसमें पोटेशियम जो है, पोटेशियम कैसा आयन है? पॉजिटिव आयन है। तो इसको हमने कहाँ पे रखा? स्क्वायर ब्रैकेट के
लेफ्ट साइड में रखा है, पहले रखा है, ठीक है। तो पोटेशियम पॉजिटिव होने की वजह से हमने उसको कॉम्प्लेक्स आयन के पहले रखा है और बाद में निगेटिव। हमेशा ध्यान में रखना है, पॉजिटिव पहले आएगा, निगेटिव बाद में आएगा। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन कैसा है, निगेटिव है, काउंटर आयन कैसा है, पॉजिटिव है। तो हमारा काउंटर आयन कौन हो गया, काउंटर आयन हो गया हमारा पोटेशियम। जो भी स्क्वायर ब्रैकेट में के बाहर में रहेगा, जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर में रहेगा वो हो जाएगा हमारा काउंटर आयन, ठीक है। तो यहाँ पे काउंटर आयन जो है वो काउंटर आयन स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर में है और वो पॉजिटिव है। कौन है, पोटेशियम, ठीक है, इसलिए हमने उसको लेफ्ट साइड में रखा है। उसके बाद निगेटिव काउंटर आयन इज ऑलवेज केप्ट एट राइट साइड ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। हम लोग निगेटिव वाले आयन को राइट साइड में रखते हैं। जैसे कि नीचे में एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे देखो कोबाल्ट ने लिगंड अमोनिया के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाया है और जो कॉम्प्लेक्स क्लोरीन के साथ में अटैच है। तो यहाँ पे क्लोरीन जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर में है, तो क्लोरीन हो गया हमारा काउंटर आयन। और क्लोरीन कैसा आयन है, क्लोरीन निगेटिव आयन है। तो निगेटिव आयन होने की वजह से हमने उसको कहाँ रखा, राइट साइड में रखा, किसके, कॉम्प्लेक्स आयन के। और कॉम्प्लेक्स आयन इस केस में कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे क्लोरीन निगेटिव हुआ और हमारा कॉम्प्लेक्स जो है वो पॉजिटिव है। तो इसलिए पहले पॉजिटिव फिर बाद में निगेटिव, इसीलिए पहले कॉम्प्लेक्स आया कोबाल्ट और अमोनिया का, उसके बाद में हमारा काउंटर आयन आया जो कि है क्लोरीन, जो निगेटिव है, उसके वजह से हमने उसको राइट साइड में रखा। सो गाइस, इसमें आखिरी टर्म्स है लिगेंड्स। लिगेंड क्या होते हैं, वो लेविस बेसिस होते हैं। अब लेविस बेसिस क्या है, 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है। लेविस के कहने के हिसाब से जो एंटिटी आयंस या एटम्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं हम लोग उसको लेविस बेसिस कहते हैं। जैसे कि अगर सॉल्यूशन में OH निगेटिव आयन अगर हमको मिलेगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो सॉल्यूशन बेसिक है। सॉल्यूशन बेसिक मतलब OH निगेटिव। OH निगेटिव मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है निगेटिव चार्ज होने की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन रिच एटम या आयन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और एसिड में H पॉजिटिव आयन हमको मिलता है, तो H पॉजिटिव मतलब ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। बोलने का मतलब ये कि लेविस के कहने के हिसाब से जो OH निगेटिव प्रेजेंट अगर है तो वो इलेक्ट्रॉन रिच है, वो बेस होगा ही होगा और वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और इस तरीके से हमने देखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कि लिगेंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। सेंट्रल आयन को या सेंट्रल मेटल को वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से वो बन जाते हैं लेविस बेसिस। इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। दीज आर द एटम्स और आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, हमने देखा था लिगेंड्स के टाइप में कि लिगेंड में भी निगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल इन चार्ज, ठीक है। तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं जिसमें टेंडेंसी होती है डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसीलिए यहाँ पे ये जो लिगेंड है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेंगे और इसको हम लोग लिगेंड कहते हैं। मतलब ऐसे एटम या आयन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जिसमें टेंडेंसी होती है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से वो फॉर्म करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऐसे चीज़ों को हम लोग कहते हैं लिगेंड्स। तो लिगेंड पॉजिटिव हो सकते हैं, निगेटिव हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं। तो पॉजिटिव लिगेंड उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, जैसा कि यनो पॉजिटिव, नाइट्रोसाइलियम या नाइट्रोसोनियम हम लोग उसको कहते हैं। NO2 पॉजिटिव, नाइट्रोनियम, NH4 पॉजिटिव, अमोनियम, ये सारे के सारे पॉजिटिव लिगेंड्स के नाम हैं। उसके बाद में निगेटिव लिगेंड के ऊपर में निगेटिव चार्ज रहेगा। तो निगेटिव चार्ज जैसे कि क्लोरीन, NO2 निगेटिव, OH निगेटिव, CN निगेटिव, ये सारे के सारे हो गए निगेटिव लिगेंड्स जिनके ऊपर में निगेटिव चार्ज है। और न्यूट्रल लिगेंड कौन हो जाएंगे, न्यूट्रल लिगेंड हो जाएंगे जैसे कि इथिलीन डायमाइन, ये न्यूट्रल लिगेंड है। दूसरा कार्बोनिल, ये भी न्यूट्रल लिगेंड है क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। NH3 कोई चार्ज नहीं, निगेटिव, न्यूट्रल, सॉरी। उसके बाद H2O भी कोई चार्ज नहीं है, ये हो जाएगा न्यूट्रल लिगेंड। तो इस तरीके से लिगेंड के 3 टाइप होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल, जो कि उसके चार्जेस के ऊपर में उसके टाइप्स हमने डिसाइड किए हैं, कैटेगराइज किए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये
टर्म्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूज़ किए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम लोग मेरे अगले वीडियो लेक्चर्स में। तो